हाँ, तो सभी बच्चों का हमारी क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, जितने भी बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, जिनके पास बायोलॉजी है और 11th वाले, देखिए हमारा अध्याय है 3 और जिसका नाम है पादप जगत। तो ये मेरे हिंदी मीडियम वाली क्लास है और जितने भी बच्चे क्लास 11 में पढ़ते हैं वो देखें। तो हमारा जो अध्याय 3 चल रहा है उसका आज हमारी लेक्चर 9 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे आज क्या है, नवीं क्लास है। तो सभी बच्चे देखते रहें, सुनते रहें और समझते रहें और मुख्य पॉइंट हैं उन्हें हाथ से लिख लिया करें। ज़्यादातर सारा कंसंट्रेट मेरा ज़्यादातर सादा जो हमारा कंटेंट है वो मोस्टली रूप से हमारा NCERT से ही है। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास में देखिए हमें पढ़ना ब्रायोफाइट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे देखो ब्रायोफाइट्स के बारे में कि आखिर में ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं। इससे पहले देखिए हमने शैवालों के बारे में पढ़ा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। 3 प्रकार के शैवाल होते हैं, 3 प्रकार के वो उनकी ग्रुप थे, उन समूहों को हमने समझा, जाना। आज हम NCERT के अकॉर्डिंग थोड़ा आगे ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है हमारे पास ब्रायोफाइट, ये है हमारे पास ब्रायोफाइट। तो आज हमें इन्हीं प्यारे प्यारे से जो ब्रायोफाइट दिख रहे हैं, तो आज हम अपनी क्लास में इस ब्रायोफाइट्स के बारे में थोड़ा समझेंगे, जानकारी लेंगे। जैसा कि NCERT में लिखा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत है तो वो आउट ऑफ NCERT है, बट वो सब ब्रायोफाइट से ही रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये समझना है कि जो मेरे पास शब्द लिखा हुआ है ब्रायोफाइटा, तो देखिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा 2 शब्दों से मिलकर के बना, ये कॉम्बिनेशन है 2 शब्दों का, एक तो है ब्रायो और दूसरा है फाइटा। तो हम यहाँ पर ब्रायो का मतलब समझते हैं। देखिए, ब्रायो जो शब्द है तो वो ब्रायोन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मॉस, और फाइटा जो है ये फाइटोन से है, इसका मतलब होता है प्लांट। तो हम ब्रायोफाइटा में ज़्यादातर उस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे जिसकी संरचना एक मॉस जैसी होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जिसकी स्ट्रक्चर्स मुझे कैसी मॉस जैसी दिख रही है। थोड़ा देखिए, समझने वाली चीज़ यहाँ पर यह है कि जो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो जो कि ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स का अध्ययन, हम इन ब्रायोफाइटा का अध्ययन जो है, जितने विभिन्न प्रकार के ब्रायोफाइट्स मिले हैं तो उसके अध्ययन को हम कहते हैं, देखिए, ब्रायोलॉजी। तो इन सब का जो भी हम अध्ययन करते हैं वो ब्रायोलॉजी के अंतर्गत क्रिया रहता है। ठीक है। दूसरी बात देखिए, जॉन हेडविक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जॉन हेडविक वो वैज्ञानिक थे, वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्रायोफाइट्स का सबसे पहले क्या अध्ययन करना शुरू किया, यानी कि जनक उसे कहते हैं जो सबसे पहले उसके ऊपर अध्ययन करता है और जहाँ तक संभव है तहाँ तक सबसे ज़्यादा क्या जानकारी हासिल करता है प्रारंभिक की, तो उसे हम कहते हैं जनक। दूसरी बात देखिए, ब्रायोफाइटा नाम का उपयोग, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो पहले जो जॉन हेडविक थे जिन्होंने इसके ऊपर ब्रायोफाइट्स के ऊपर अध्ययन करते रहे, लेकिन उन्होंने इसका कोई नाम नहीं दिया कि ये ब्रायोफाइटा है। उसके बाद अगले एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी इसके ऊपर स्टडी की, तो उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार की जो संरचना थी मॉस जैसी लग रही थी, तो उन्होंने उसको नाम क्या है, उनको नाम ब्रायोफाइटा दिया, जिस साइंटिस्ट का नाम था ब्राउन। तो ब्राउन ने 1864 में इसका नाम ब्रायोफाइटा रखा। दूसरी बात हम बात करें तो ओसवाल्ड टिप्पो की, तो ओसवाल्ड टिप्पो ने 1942 में तो पौधों के इस समूह को अट्रैकिएटा कहा। उन्होंने कहा अट्रैकिएटा। तो पौधों का जो समूह, ऐसा समूह मिल रहा है जहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत जितने भी प्लांट्स आ रहे हैं, तो इन सारे के सारे समूह को उन्होंने कहा था एट्रैकिएटा। तो उन्होंने क्या कहा था, एट्रैकिएटा। तो उन्होंने क्या कहा था, एट्रैकिएटा। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं भारत की, तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइट विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो
प्रोफेसर जो शिवराम कश्यप थे, जिन्हें कहते हैं हम SR कश्यप, तो वो हमारे भारत के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ब्रायोफाइट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, इसलिए उसे हम कहते हैं भारतीय ब्रायोफाइटा का हम क्या कहते हैं, भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का क्या कहते हैं हम उसे जनक। तो हमारे इंडियन के ये थे। तो लाइट है नहीं, अब देखिए आगे हम समझते हैं एम्ब्रियोफाइटा। तो देखिए एम्ब्रियोफाइटा एक शब्द है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है एम्ब्रियो, ये देखो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो हम यहाँ पर कहते हैं ऐसे प्लांट्स की बात कर रहे हैं जिन प्लांट्स की जो जीवन की अवधि होती है, जो जीवन चक्र होता है, वहाँ पर क्या अब हमें देखने के लिए एम्ब्रियो मिल रहा है। उनकी जीवन चक्र में देखने के लिए हमें क्या मिलता है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का मतलब होता है ब्रूड, तो हमें ब्रूड देखने के लिए मिलता है। तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है, ब्रूड। ठीक, तो देखिए एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत देखिए मेरा ब्रायोफाइटा, ठीक, मेरा टेरिडोफाइटा, मेरे देखिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन चारों जो प्लांट्स के ग्रुप हैं, इन चारों प्लांट्स के ग्रुपों को एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। तो हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि जो मेरा ब्रायोफाइटा है, ठीक, तो ब्रायोफाइट्स आर सिंपल, ठीक, एंड प्रिमिटिव एम्ब्रियोफाइट्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो मेरे पास देखिए ब्रायोफाइटा, इसके बाद अगला आ गया मेरे पास टेरिडोफाइटा, उससे अगला आ गया मेरे पास जिम्नोस्पर्म, उससे अगला आ गया मेरे पास एंजियोस्पर्म। ठीक, अब ब्रायोफाइटा से अगर हम पहले चलते हैं तो मुझे शैवाल मिलते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शैवाल वो हमारे प्लांट्स थे शुरुआत वाले, वो मेरे प्लांट्स के ऐसे प्लांट्स थे तो जहाँ पर देखने के लिए हमें एम्ब्रियोफाइटा नहीं मिल रहा है। जहाँ पर हमें देखने के लिए क्या नहीं मिल रहा है, एम्ब्रियो, तो हम उसे एम्ब्रियोफाइट नहीं कहते। तो यहाँ पर देखने के लिए मुझे एम्ब्रियोफाइट्स मिला, अर्थात एम्ब्रियो का मुझे क्या मिल रहा है, विकास। तो हम ये भी कह सकते हैं ये क्या है, मेरे फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं ये हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पहले क्या हैं, एम्ब्रियोफाइट्स। सबसे पहले क्या है, ये एम्ब्रियोफाइट। तो हम इसे फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी कह सकते हैं। दूसरी बात, ब्रायोफाइट्स आर आर्किगोनियड्स। अब देखिए आर्किगोनियड्स की बात करते हैं, देखिए इसे हम कहते हैं आर्किगोनियम एक स्ट्रक्चर्स होती है, एक संरचना होती है जो क्या है, देखने के लिए मुझे फीमेल को दर्शाती है, वो दिखाती है मुझे, मतलब ये कि फीमेल सेक्स जो ऑर्गन्स होते हैं, तो कुछ इस प्रकार के प्लांट्स के समूह हैं, उस प्लांट्स के समूह में मुझे फीमेल स्ट्रक्चर्स यानी कि फीमेल संरचना, एक स्त्री संरचना मुझे देखने के लिए जिस प्लांट्स के ग्रुप मिलती है उसी को हम कहते हैं आर्किगोनियड्स। तो देखिए यहाँ पर देखने के लिए मुझे देखिए ब्रायोफाइटा है, यहाँ पर मुझे आर्किगोनियम मिल जाएगी देखने के लिए। दूसरी बात टेरिडोफाइटा है, यहाँ पर मुझे आर्किगोनियम देखने के लिए मिल जाएगी। तीसरी बात जिम्नोस्पर्म है, यहाँ पर देखने के लिए मुझे आर्किगोनियम संरचना मिलती है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को दर्शाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं ब्रायोफाइट्स क्या हैं, आर्किगोनियड्स। उसी प्रकार से टेरिडोफाइट्स की बात है तो टेरिडोफाइट्स क्या हैं, आर्किगोनियड्स। जिम्नोस्पर्म क्या हैं, आर्किगोनियड्स। यहीं से प्रश्न बन जाते हैं कि ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, आर्किगोनियड्स। अर्थात इनकी संरचना हमें कुछ ऐसी दिखेगी जहां पर मुझे देखने के लिए क्या मिलेगी, आर्किगोनियम। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेगी, आर्किगोनियम। और जिसमें आर्किगोनियम देखने के लिए मिलती है उसे हम कहते हैं आर्किगोनियड्स। उसे हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियड्स, यानी कि आर्किगोनियोटी भी कह देते हैं। तो ब्रायोफाइट्स के लिए देखिए एक चीज़ यहाँ पर कंपलसरी होगी। पहली बात ये फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स हैं, दूसरी बात ये आर्किगोनियड्स भी हैं। तो ये दोनों बात हमारे यहाँ पर पॉइंट्स हमारे लिए क्या हो गए, ये हमारे लिए क्या, हमने इसे समझा दिया, हम समझ चुके हैं, हमारे दिमाग में आ गई ये बात कि यहाँ पर आर्किगोनियड्स भी होता है।
आर्की यूनिट्स को हम अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन के रूप में चल रहा है। देखिए, ब्रायोफाइट्स को क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत ही रखा जाता है। अब यहाँ पर देखो, इस बात को थोड़ा हम समझ लेते हैं। मान लीजिए ये है मेरे शैवाल, ये है हमारे पास क्या, शैवाल के ग्रुप, ठीक, ये है शैवाल ग्रुप और ये है मेरे पास ब्रायोफाइटा ग्रुप, ठीक है। तो ये है मेरे पास क्या, ब्रायोफाइटा ग्रुप, ब्रायोफाइटा ग्रुप, ठीक, ब्रायोफाइटा ग्रुप या समूह। और ये है मेरे पास क्या, टेरिडोफाइटा। ये है मेरे पास प्लांट्स की अगली सीरीज जिसका नाम है टेरिडोफाइटा, ठीक। तो ये क्या है मेरे पास, टेरिडोफाइटा समूह। तो यहाँ पर मुझे सारे टेरिडोफाइट्स प्लांट्स मिलेंगे, यहाँ पर मुझे सारे के सारे ब्रायोफाइट्स प्लांट्स मिलेंगे और यहाँ पर देखने के लिए मुझे सारे शैवाल मिलेंगे। तो हम यहाँ पर एक बात को समझेंगे, हम एक बात को समझेंगे, जैसे जैसे मेरी पृथ्वी होती है तो मेरी पृथ्वी पर जैसे जैसे पानी बना, पानी बनने के बाद जैसे जैसे मेरी पृथ्वी पर लाइफ का ओरिजिन हुआ, तो हम ये कह सकते हैं प्लांट्स में सबसे पहले देखने के लिए हमारी पृथ्वी पर क्या, एल्गी आई, शैवाल आई। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शैवाल लाखों करोड़ों साल अपनी लाखों करोड़ों साल तक शैवाल पृथ्वी पर रहे और धीमे 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 करके क्या हुआ, उनके अंदर इवोल्यूशन आएगा। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो मेरे ये शैवाल हैं, हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे ये शैवाल हैं, तो इस शैवाल की अगर हम बात करते हैं तो शैवाल ने ब्रायोफाइट्स तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा शैवाल जो प्लांट्स थे, उनके प्लांट्स में धीमे 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 करके क्या, उनके बहुत सारे प्लांट्स में क्या देखने के लिए क्या आया, एवोल्यूशन आया। अर्थात वो प्लांट्स जो थे वो क्या करते रहे, प्रोग्रेसिव। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शैवाल बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेसिव की, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्या की, प्रोग्रेसिव। तो अगर प्रोग्रेसिव ये बहुत ज़्यादा कर गए तो क्या है, ये ब्रायोफाइट्स बन गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हुआ है इन प्लांट्स में, इनमें एल्गी वारों में, एल्गी वारों में लाखों करोड़ों सालों में क्या हुआ, प्रोग्रेसिव हुई। प्रोग्रेसिव होते होते धीमे धीमे क्या, इवोल्यूशन हुई। तो इवोल्यूशन होने के बाद हम ये कह सकते हैं ये मेरी एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है। तो धीमे जाकर के मेरी कहाँ पर ये ब्रायोफाइट्स बन गई। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि जो मेरा टेरिडोफाइट है, ये है मेरे पास क्या, टेरिडोफाइट। अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो ये है मेरा टेरो। तो अगर हम टेरिडोफाइट्स को इधर देखें तो ये टेरिडोफाइट्स की हमें क्या दिख रही है, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, ठीक है। इसकी, इस टेरिडोफाइट की क्या है, ये रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, और एल्गी क्या है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। या हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम देखें ये भी कह सकते हैं कि अब ये जो मेरा ब्रायोफाइट्स थे, ये मेरे पास क्या थे, ब्रायोफाइट्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरे ब्रायोफाइट्स थे, इन्होंने भी लाखों करोड़ों साल में धीमे 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 करके क्या की, प्रोग्रेसिव कर दी। तो ये भी प्रोग्रेसिव करते करते क्या, टेरिडोफाइट्स बन गए। फिर टेरिडोफाइट्स ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव की, करते 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 वो क्या बन गए, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद क्या हुआ, एंजियोस्पर्म बन गए। तो आज के समय देखते हैं तो हमें एंजियोस्पर्म सब जगह दिखाई देते हैं, तो हम कहते हैं वो क्या है, हमारे लिए एक एडवांस है, ठीक। इसीलिए इससे ये एडवांस है, ये क्या है, एडवांस, और इससे ये एडवांस है, इससे ये एडवांस है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरा जो ब्रायोफाइटा है, इसमें देखने के लिए मुझे बहुत सारे लक्षण तो इसके मिलेंगे और बहुत सारे लक्षण मुझे इसके मिलेंगे। अर्थात ये इसके और इसके दोनों के लक्षण रखता है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि एल्गी और टेरिडोफाइट्स के बीच में हमने क्या रखा, ब्रायोफाइट्स को। तो ब्रायोफाइट्स की हम ये कह सकते हैं, ब्रायोफाइटा पौधों का एक ऐसा समूह है जिसमें मुझे बहुत सारे लक्षण शैवालों के समान मिलेंगे और बहुत सारे लक्षण मुझे क्या है, टेरिडोफाइट्स के समान मिलेंगे। हम यहाँ पर देखिए ये बात कह सकते हैं कि जो मेरे ब्रायोफाइट्स हैं उसमें मुझे कुछ लक्षण इसके दिखने के लिए मिलते हैं, कुछ लक्षण इसके दिखने के लिए मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं
कि ब्रायोफाइट्स मुख्यतः शैवालों एवं टेरिडोफाइट्स दोनों के मिलते जुलते लक्षण अर्थात इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स रखते हैं। हम यहाँ पर पादप जगत जो मेरा अध्याय है, इस पादप जगत अध्याय में जो हम ब्रायोफाइट को पढ़ेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट क्या है, शैवालों की मेरी अगली कड़ी है। अर्थात शैवाल धीमे धीमे क्या है, विकसित होते गए, इवॉल्व होते गए और क्या मेरे ब्रायोफाइट्स बन गए, फिर लाखों करोड़ों साल में ब्रायोफाइट्स से फिर टेरिडोफाइट्स बने। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या है, इसके और इस दोनों के लक्षण हमें मिलते जुलते यहाँ पर मिल रहे हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे। अब देखिए, थोड़ा इतना हमने हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ा, बाकी हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन को उठाते हैं। अब देखिए, ये है मेरी एनसीईआरटी की लाइन। देखो, ब्रायोफाइट्स में लिवर बर्ड्स तथा मॉस आते हैं। देखो, एनसीईआरटी ने लिखा है कि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं, ब्रायोफाइट्स के अंदर हमें देखने के लिए लिवर बर्ड्स और मुख्यतः मॉस होते हैं। हालांकि अलग अलग प्रकार के क्लासिफिकेशन आए, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी ने जैसा कहा है हम केवल वहाँ पर उतना ही समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर देखो लिवर बर्ड्स आते हैं तथा मॉस आते हैं। अब भैया देखिए, इस संरचना को गौर से देखिए प्यारे बच्चों, इसे देखिए, ये देखिए प्यारे बच्चों, इसे देखिए। ये है मेरे पास क्या, लिवर बर्ड। ये क्या है मेरे पास, लिवर बर्ड। इसे मैं कहता हूँ लिवर बर्ड। लिवर बर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें इसकी बहुत सारी रचना ऐसी होती है, संरचना जो हमें एक तरह के लिवर की तरह देखने के लिए मिल जाती है। तो इसकी संरचना हमें अक्सर देखने के लिए लिवर की तरह मिल जाती है, इसलिए हम इसे लिवर बर्ड कहते हैं। और ये है मॉस, ये है हमारा मॉस, ठीक है। तो देखिए, ये है मेरे लिवर बर्ड्स और ये है मेरे मॉस। मॉस देखिए, ये है मॉस, ये है मॉस, ये है मॉस। तो ये है मेरे मॉस। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, देखिए ब्रायोफाइट्स में वास्तविक संवहन तंत्र। अब देखिए, इसमें लिखा है वास्तविक संवहन तंत्र। ये एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, पहली बात, इनका आकार छोटा होता है। आकार क्यों छोटा हो रहा है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स के अंदर वास्तविक संवहन तंत्र ट्यूबैस्कुलर सिस्टम, ट्यूबैस्कुलर सिस्टम, ठीक, ट्यूबैस्कुलर सिस्टम वो होता है जो क्या है, मुझे देखने के लिए जो पौधे होते हैं उस प्लांट्स की बॉडी में देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें फूड आसानी से नीचे ऊपर चला जाता है, पानी भी चला जाता है, जैसे कि मेरा जाइलम फ्लोएम। लेकिन हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें देखने के लिए किसी भी प्रकार के वैस्कुलर बंडल नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से इसमें हार्डनेस नहीं आ रही है और ये प्लांट ऊपर ग्रो नहीं कर रहे, अर्थात उठ नहीं पा रहे, बड़े नहीं हो पा रहे। तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ये वो प्लांट्स होते हैं जहाँ पर मुझे देखने के लिए ट्यूबैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, अतः ये लंबाई में अधिक वृद्धि नहीं कर सकते। अगर ट्यूबैस्कुलर सिस्टम जैसे ही इनकी इस ग्रुप में होता तो ये बढ़ते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ऐसे प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट जहाँ पर देखने के लिए मुझे वास्तविक संवहन तंत्र नहीं मिलता है। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझने के लिए हल्का सा आगे बढ़े। अगर मैं हैबिटेट की बात करूँ इनकी कि आखिर में ये मिलते कहाँ पर है, तो देखिए ये प्राय नम का मतलब नमी, ऐसी जगह जहाँ पर नमी है, नम का मतलब नमी, मोस्ट मतलब नमी, जहाँ पर नमी है वहाँ पर मिलेंगे। दूसरी बात, सीलन, ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर सीलन होगी, जैसे बहुत सारे पहाड़, जैसे ये दिख रहे पहाड़ देखो, पहाड़ों पर ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ पर पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा सीलन है, बहुत ज़्यादा सीलन है, हमें वहाँ मिलेंगे। जहाँ पहाड़ों बहुत ज़्यादा नमी है हमें वहाँ मिलेंगे। उसके अलावा उन मकानों में मिलेंगे जिस मकानों में बहुत ज़्यादा सीलन मिल रही है वहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा तथा छायादार स्थानों में, छायादार स्थानों मतलब क्या है, मुझे उस जगह पर भी मिलेंगे। मान लीजिए किसी प्रकार से ये समझ लीजिए ये पहाड़ है, ये है पहाड़, ठीक, इस पहाड़ की तरफ यहाँ पर देखो धूप नहीं आ रही है इसके अंदर, तो यहाँ पर नहीं आ रही धूप, अर्थात यहाँ पर क्या आ रही है, छाया। तो ये छाया आ रही है तो उस छाया में ही क्या कर जाते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। अर्थात ये ऐसी जगह पर मिल जाएंगे छायादार स्थान में, छायादार में। और छाया कहाँ आ रही है भाई, अब बड़े बड़े मकान होते हैं तो मकानों में भी तो क्या है, यह छाया आ रही है, क्यों, यहाँ पर धूप नहीं आ रही है। तो ये इस प्रकार के हमें प्लांट देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा ऐसी वैरायटियाँ होती हैं जो हम अपने घरों में
घर के अंदर हम यूज करते किसे, सजावट के रूप में। हमें बहुत सारे मॉस मिल जाएंगे ऐसे देखने के लिए, ब्रायोफाइट्स प्लांट मिल जाएंगे देखने के लिए, जो हम अपने घरों में गमलों में लगा देते हैं और उन गमलों को हम घर के अंदर रख देते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर धूप नहीं आ रही है, अर्थात छाया आ रही है। और ऐसे पौधे जो धूप की इन्हें जरूरत नहीं है, केवल छायादार स्थानों पर उग रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सैडी प्लेसेज, यानी कि सैडी ब्रायोफाइट्स, या हम उसे कहते हैं सैड लविंग प्लांट। सैड का मतलब छाया, लविंग का मतलब उसकी तरफ जो छाया की तरफ ही ग्रोथ करते थे, वो छाया में ही ग्रोथ करते रहते हैं, उन्हें धूप की जरूरत नहीं है, उन्हीं को कहते हैं सैड लविंग प्लांट्स, या हम दूसरे नाम से इसे कह सकते हैं सैसियोफाइट्स। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं ब्रायोफाइट्स देखने के लिए, देखिए यहाँ पर हमें देखिए नमी में मिल रहा है, उसके अलावा सीलन वाली जगह मिल रहा है, ठीक है, उसके बाद छायादार स्थान जो होते हैं हमें वहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इनकी हमें सारी कंडीशन ऐसी दिखने के लिए मिल रही है, ये हमें ये कह सकते हैं, इतनी बात को हम यहाँ पर ये दिमाग लगा सकते हैं अपना, ये बात कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो अब पानी से बाहर आ चुके हैं, मगर इन्हें फिर भी पानी चाहिए, सीलन चाहिए, नमी चाहिए। लेकिन शैवाल मुख्यतः क्या थे, शैवाल की बात, शैवाल के लिए तो प्रकृति ऐसी थी कि उन्हें पानी ही चाहिए, ठीक। लेकिन अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शैवालों में धीमे धीमे से कुछ जातियों में इस प्रकार की एक एवोल्यूशन हो गया, इस प्रकार के चेंजिंग आ गए लाखों करोड़ों वर्ष में, कि वो प्लांट्स अब पानी से बाहर निकलने लगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ऐसे ये प्लांट्स आ गए कि इन्हें अब यहाँ पर बहुत बेमालूम से नमी है, वहाँ पर ही वृद्धि करने लगे। इन्हें खूब पानी नहीं, तालाब जैसा खूब पानी नहीं चाहिए भर करके, समुद्र जैसा खूब पानी नहीं चाहिए भर करके, नदियाँ ऐसी, इन्हें केवल मामूली सी सीलन है, छायादार ऐसे स्थानों पर है, यानी कि ये ऐसे स्थानों पर खूब आसानी तरीका से वृद्धि कर सकते हैं। तो इसीलिए तो हम ये कह सकते हैं कि शैवालों की ये क्या है, एक प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ये प्रोग्रेसिव क्या है, इवोल्यूशन। शैवालों ने लाखों करोड़ों साल में प्रोग्रेसिव की, तो मेरे ब्रायोफाइट्स धीमे धीमे तब्दील हो गई, अब इतने हो गए, उनसे आकार में बढ़े शैवालों से। दूसरी बात, अब ये जमीन पर भी हमें दिखने लगे, मतलब नमी वाली जगह पर दिखने लगे, हमें बहुत सारी जगह दिखे। तो अब यहाँ पर इवोल्यूशन शुरू हो चुका है पृथ्वी का। तो इसीलिए हम इसे सैड लविंग प्लांट्स भी कहते हैं, या हम इसे सैसियोफाइट्स भी कहते हैं। अब आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये हमें चट्टानों पर भी मिल जाएंगे, हमें ये चट्टानों पर भी मिल जाएंगे। ये देखो चट्टानें दिख रही है, बट वहाँ पर हमें मॉइस्चर, नमी होनी चाहिए, ठीक। दीज आर फाउंड ऑन रॉक्स बट मॉइस्चर मस्ट बी कंपल्सरी। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमें चट्टानों की जगह मिले, लेकिन वहाँ पर नमी होनी चाहिए। वहाँ पर क्या होनी चाहिए, नमी। तो यही बात देखो, चट्टानों पर बट यहाँ पर नमी होनी चाहिए। उसके अलावा देखो पौधों की छालों पर परजीवी के रूप में मिल जाते हैं। ये देखो कोई पेड़ है बड़ा सा, उस बड़े से पेड़ को देखिए तो यहाँ पर देखिए हमें इसके ऊपर भी देखो हमें मिल रहे हैं, उसकी छालों ऊपर देखो मिल रहे हैं, ठीक। तो हमें कुछ ऐसे मिले जो एपिफाइट्स के रूप में मिल रहे हैं, किसी भी पेड़ के ऊपर एक परजीवी के रूप में हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। तो देखिए ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें तो समुद्र के पानी में वृद्धि नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर एक हल्की सी बात भी है, अगर हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, तो समुद्र में ज़्यादातर देखा जाए तो मेरा खारी पानी होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर इस प्रकार का जो पानी है समुद्र का, खारापन यहाँ पर बहुत ज़्यादा सा दिख रहा है, खारापन मुष्ट रूप से खारा। तो वहाँ पर शैवाल, वहाँ पर ये मेरे जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, वो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, वृद्धि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए आगे देखिए, ब्रायोफाइट्स की अगर हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है, उसका जो शरीर है, जो पादप शरीर है, ठीक है, पादपकाय, प्लांट बॉडी मतलब पादपकाय, यानी उसका शरीर मुख्य रूप से पैरेनकाइमा सेल्स की बनी होती है। भैया ये पैरेनकाइमा सेल्स क्या है? पैरेनकाइमा सेल्स का मतलब होता है कि जो मेरा ब्रायोफाइट्स होता है उसका पूरा शरीर ही ऐसा होता है कि वो क्या करता है, संपूर्ण फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक, अर्थात फूड स्टोरेज भी करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इस ब्रायोफाइट्स की बात करता हूँ, ये है मेरे पास ब्रायोफाइट्स, तो इसका जो संपूर्ण शरीर है, पूरी की पूरी बॉडी, ठीक, संपूर्ण शरीर, ठीक, पूरी बॉडी, ठीक है, पूरी बॉडी, तो पूरी बॉडी यहाँ पर ये क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण कर रही है।
पूरी संपूर्ण बॉडी करिए प्रकाश संश्लेषण, ठीक, पूरी बॉडी प्रकाश संश्लेषण कर रही है, ठीक है। तो क्या कर रही है, अपना खाना बना रही है, प्रकाशन मतलब अपना खाना बना रही है। अब खाने को भी क्या करती रहती है, फूड स्टोरेज, पूरी बॉडी फूड खाने को भी कर रही है। तो पेरेंट का मतलब है उसकी संपूर्ण बॉडी जितनी है वो सारी की सारी उसकी बॉडी क्या कर रही है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बना रही है और उस खाने का स्टोरेज भी खुद ही कर रही है वो अपनी, ठीक। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर थोड़ा देखते हैं इसकी सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल के बारे में देखिए, ब्रायोफाइट्स की जो सेल वॉल होते हैं वो मुख्य रूप से तो हम देखते हैं सेल्यूलोज और पेक्टोरेज की बनी हुई है। तो मान लीजिए सेल्यूलोज की बनी हुई है और एक पेक्टोरेज की, तो ये एक इसकी सेल वॉल जो है क्या सेल्यूलोज और पेक्टोरेज की बनी होती है। लेकिन हम बात करते हैं मॉस की, तो मॉस की हमें देखने के लिए हेमी सेल्यूलोज की मिल जाती है। तो मॉस की हमें देखने के लिए किसकी मिलेगी, हेमी सेल्यूलोज की। दूसरी बात देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए ब्रायोफाइट्स को, ये देखिए एनसीईआरटी की लाइन, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत प्लांट किंगडम के जल स्थल चर या उभयचर भी कहते हैं। तो उभयचर को कहते हैं इंग्लिश में एम्फीबिया। तो एम्फीबिया, ठीक है, ये देखो लिखा है एम्फीबिया, ठीक। एम्फी का मतलब होता है बोथ, बोथ का मतलब एक लैंड और दूसरा वाटर, लैंड का मतलब होता है स्थल और वाटर का मतलब जल। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि इसकी बॉडी ऐसी मिलती है कि जो हमें इसकी बहुत सारी प्रजातियों में देखने के लिए कुछ ऐसी मिल जाती हैं जो जल और स्थल दोनों पर क्या है, ये अपना जीवन यापन कर सकता है। जो जल और स्थल दोनों जगह पर अपना जीवन यापन कर सकता है उसी को हम कहते हैं उभयचर, उसी को हम कहते हैं उभयचर। तो ये ऐसे हैं कि जो पादप जगत के, हम इन्हें क्या कहना है, ये पादप जगत के क्या है मेरे उभयचर प्लांट कहलाते हैं। तो पादप जगत के ये क्या कहलाते हैं मेरे उभयचर प्लांट्स। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्लांट्स ऐसे हैं जिसकी बॉडी मोस्ट रूप से देखी जाए तो स्थल पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसी जगह जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है, हल्का हल्का बहुत ज़्यादा सी सीलन है, ये वहाँ पर भी क्या है बहुत ज़्यादा थोड़ा पानी है तो वहाँ पर भी ये वृद्धि कर जाएंगे। अर्थात इनकी लाइफ पानी के लिए भी कुछ न कुछ इन्हें डिपेंड रहना पड़ता है। वैसे तो मुझे सारे के सारे दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है दिख रहे हैं, ठीक, पानी से बाहर है, मतलब इन्हें पानी के लिए भी जरूरत पड़ेगी। कैसे, अर्थात हम बता दें रिप्रोडक्शन के लिए। चलो हम आगे बताएंगे। पहले देखिए, ब्रायोफाइट्स ही प्रथम स्थलीय पादप माने जाते हैं क्योंकि ये जलीय पादपों से विकसित हुए। ये देखो ब्रायोफाइट्स ही हमें फर्स्ट लैंड प्लांट कह सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स क्या है, प्रथम स्थलीय पौधे, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं प्रथम स्थलीय पौधे हैं। तो ये कहीं न कहीं से हम ये कह सकते हैं ये जलीय पादपों से ही विकसित हुए हैं। जलीय पादपों से मतलब क्या है, मेरे शैवालों से विकसित हुए, सीधी की सीधी बात बन रही है। शैवालों से क्या हुए हैं, विकसित। तो धीमे धीमे विकसित होकर के क्या है ये स्थल की तरफ आ गए, इन्हें आने में लाखों करोड़ों वर्ष लग गए, ठीक। ये भूमि पर भी जीवित रह सकते हैं। तो ये किसी भी प्रकार से रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इन्हें किसी भी प्रकार के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करनी है, अर्थात फर्टिलाइजेशन का निषेचन करना है, तो इन्हें जल पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। तो निषेचन का मतलब होता है जिसमें दो गैमीट मिलते हों। तो मान लीजिए एक गैमीट मेरे पास ये है, ठीक, एक गैमीट मेरे पास ये है मेरे पास फीमेल, ठीक, और दूसरा गैमीट है मेरे पास ये मेल, ये है मेरे पास मेल। अब ये और ये जब दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये आ गया और ये आ गया, ये दोनों आपस में जब मिल जाएंगे, ठीक, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इसी को हम कहते हैं निषेचन, इसी को हम कहते हैं निषेचन। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। अब ये भी आ गया, ये भी आएगा। अब इसका भी एक न्यूक्लियस होता है, इसका भी एक न्यूक्लियस हो, तो एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये, तो हम ये कह सकते हैं अब मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पर 2n। अब ये क्या बन जाएगा मेरे पास जाइगोट, ये क्या बन जाएगा मेरे पास जाइगोट। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं
कि देखिए इन्हें लेंगे किसी भी प्रकार के निषेचन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए इन्हें जल पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात ये कहते हैं जैसे जैसे मान लीजिए कि मेरे कहीं पर भी ब्रायोफाइट्स हैं जहाँ पर नमी है, अगर वहाँ पर किसी प्रकार से और ज़्यादा नमी हो जाएगी तो धीमे धीमे क्या करेंगे वो अंडे को रिलीज कर देंगे। ठीक है, अंडे को रिलीज कर देंगे। तो अंडे को वो रिलीज कर देंगे तो उनकी ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग को हम कहते हैं आर्किगोनियम, हम कहते हैं आर्किगोनियम। मादा जनन को अंग को कहते हैं आर्किगोनियम। तो ये है आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम क्या करेंगे, यहाँ से एग रिलीज करेंगे, एग। ठीक, और ये क्या है, नर जनन अंग, नर जनन अंग, नर जनन। नर जनन अंग को कहते हैं क्या हम, एंथीरिडियम, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिलेंगे, स्पर्म। ठीक है, यहाँ पर देखने के लिए मुझे क्या मिलेंगे, स्पर्म। तो ये स्पर्म रिलीज करें। अब ये दोनों चीज रिलीज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे नमी ज़्यादा हो और ये और ज़्यादा यहाँ पर पानी जैसी कंडीशन होती है तो रिलीज कर दिए। रिलीज करने के बाद ये दोनों मिल जाएंगे, मिलने के बाद क्या ये जायगोट बना देंगे। तो यही तो देखो कहा गया है। लेकिन इन्हें लैंगिक जनन के लिए अर्थात निषेचन के लिए जल पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात इन्हें किसी पर हम ये कह सकते हैं, इन्हें फर्टिलाइजेशन निषेचन के लिए या गैमीट फ्यूजन के लिए इनके लिए जल की आवश्यकता है। तो स्थल पर रहते हुए भी हम ये कह रहे हैं इन्हें जल की आवश्यकता पड़ रही है। अर्थात इन्हें जब नमी होगी, बहुत ज़्यादा अगर पानी होगा वहाँ पर, तो उसी कंडीशन में क्या होगा, ये उस पानी में यहाँ पर क्या करते हैं, स्पर्म को रिलीज कर देते हैं, पानी में रिलीज। अब वो पानी के सहारे से वो स्पर्म नहीं इस आर्किगोनियम के पास आ जाएगा। ठीक, जैसे जैसे मान लीजिए कि मेरे स्पर्म बन गए, मेरे शुक्राणु बन गए, यहाँ पर ये बन गए हमारे पास स्पर्म। अब इसने स्पर्म को रिलीज कर दिया, रिलीज का मतलब मुक्त कर दिया, निकाल दिया। अब यहाँ पर पानी अगर अधिक है, इस कंडीशन में यहाँ पर पानी अधिक है, तो वो ऐसे धीमे 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 से इस आर्किगोनियम के पास आ जाएंगे। ये है आर्किगोनियम, यहाँ पर इसके आसपास आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ आ जाएंगे, पानी के माध्यम से आएंगे वो वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर पानी के माध्यम से ये आ गए, यहाँ आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद इसने क्या बना दिया, जायगोट बना लिया। तो पानी के लिए ये नहीं कि उसे पूरा बम्बा भर के पानी चाहिए या नहर भर के, उसे उस प्रकार का पानी चाहिए जिस प्रकार के वो हैबिटेट में वहाँ पर हल्की सी उसी प्रकार की मुझे उसे मतलब पानी की कंडीशन चाहिए जिससे यहाँ के शुक्राणु इसके पास आ सके। तो यहाँ पर इसको दोनों को मिलने के लिए उन्हें हल्के जल की आवश्यकता पड़ रही है, अर्थात वाटर कंडीशन की जरूरत पड़ रही है। तो यही तो इसमें कहा गया कि जल पर निर्भर करते हैं। अगली बात देखिए यहाँ पर, अगली बात देखिए यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण, अनुक्रमण का मतलब होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन। ठीक, अनुक्रमण। अब देखो अनुक्रमण कैसे भूमिका निभा रहे हैं। देखिए ये है मेरे पास, मान लीजिए किसी प्रकार से देखो वहीं पर समुद्र के आसपास की जमीन। ठीक, और देखिए चट्टान है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी है, तो यहाँ पर क्या मिल गया मेरे पास, ब्रायोफाइटा। तो ये क्या मिल गया मुझे, ब्रायोफाइटा। ठीक, अब ये या ब्रायोफाइटा देखिए इस जगह पर भी ऐसी चट्टान है, अब हल्का हल्का रेत सा भी है, थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी ऐसी है अजीब टाइप की, लेकिन वहाँ पर मिट्टी ऐसी है कि उस मिट्टी में कुछ नहीं पैदा हो पा रहा है। और ये वहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर ये जर्मिन वृद्धि कर जाते हैं। अब ये यहाँ पर वृद्धि कर जाएंगे ऐसी मिट्टी में। ठीक, अब ये वृद्धि करेंगे। अब देखिए अनेक मॉस चट्टानों पर उगते हैं, बहुत सारे चट्टानों पर भी उगाते हैं, और अपने नष्ट होने पर, अब जो चट्टानों पर या उस जगह की ऐसी मिट्टी है जहाँ पर कोई भी पौधा है बड़ा, कोई भी पौधा हो नहीं पाता, तो ये वहाँ पर उगा आते हैं, और जैसे जैसे इनका समय हुआ तो ये नष्ट हो जाएंगे। तो नष्ट होने पर क्या होंगे, दूसरे बड़े पौधों के उगने योग्य मृदा तैयार कर दी थी। अब ये यहाँ पर बड़े हो गए, बड़े होकर के नष्ट हो गए, तो इन सही पौधों से ऐसी खाद बन गई, ऐसी चीज बन गई जिससे हम कोई बड़ा पौधा होगा अब लगाएंगे तो वो वृद्धि कर जाएगा, तो वो वृद्धि कर जाएगा। ये कर अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अनुक्रमण में क्या, सक्सेशन में इसी प्रकार से क्रम चलता रहता है। ये एक तरह की उनके लिए खाद ही बना रहे हैं, मिट्टी को उपजाऊ कर रहे हैं, और उस मिट्टी में और भी पौधे क्या हैं, वृद्धि कर जाते हैं। ठीक है,
अतः ये पारिस्थितिक अनुक्रम में सहायक हैं। देखो इकोलॉजिकल, ये देखो लिखा है इकोलॉजिकल। अब जब बहुत सारे पेड़ होंगे तो पेड़ क्या होंगे, पेड़ होंगे वो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, उन पेड़ पर जीवित रहने वाले बहुत सारे प्राणी हैं, वो प्राणी का जीवन बनेगा। ठीक, प्राणी के जीवन के बाद उन प्राणियों को खाने वाले दूसरे आएंगे, उन प्राणियों को खाने, तो इस प्रकार का एक क्रम चलता रहता है। यही एनसीईआरटी ने कहा है, ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वाली लाइन का मतलब देखिए यहाँ से बिल्कुल हमने निकाल लिया है समझने के लिए। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिए आगे, अब देखिए एक बात देखिए लाइन लिखी है एनसीईआरटी में, इनकी पादपकाय या पादपकाय का मतलब होता है प्लांट बॉडी, इनका शरीर, ये देखो इनका शरीर, इसे कहता हूं मैं प्लांट बॉडी, इसे कहता हूं प्लांट बॉडी। ये देखो पूरी प्लांट बॉडी है, ठीक है, पादपकाय, ठीक है, शैवाल की अपेक्षा अधिक विविधित होती है। तो मान लीजिए ये है मेरे पास शैवाल, ये है मेरे पास शैवाल, ठीक, इस शैवाल की हम बात कर सकते हैं, ये पृथ्वी के, ये क्या है, पृथ्वी के पहले पौधे, पृथ्वी के पहले पौधे। अब धीमे 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 लाखों करोड़ों साल में इनमें इवोल्यूशन हो गया, तो धीमे 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 इनकी संरचना चेंज हो गई। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शैवाल की अपेक्षा ये अधिक विभेदित होते हैं। इन शैवाल को देखो गौर से, ठीक, इनकी अपेक्षा, इसे देखिए आप ब्रायोफाइट को, यहाँ पर देखने के लिए मुझे ये देखिए राइजोर्स, ये क्या मिली मुझे, राइजोर्स, ठीक, ये मुझे क्या मिले, जड़ जैसी संरचना मिली है जिसे मैं कहता हूँ राइजोर्स। उसके अलावा नेक्स्ट आता है, यहाँ पर दिख रहा है ये तना जैसी संरचना होती है जिसे कहते हैं मैन एक्सिस। उसके अलावा देखिए ये है हमारे पास गैमीटोफाइट, एक लीफ लाइक, ये पत्ती जैसी संरचना होती है, ये मुझे स्पष्ट दिख रही है। उसके अलावा ये देखिए स्पोरोफाइट है, ये मुझे स्पष्ट दिख रहा है। तो ये चीज इतनी स्पष्ट अलग दिख रही है, इतनी स्पष्ट अलग दिख रही है, इतनी अलग स्पष्ट दिख रही है, और जो जड़ जैसी संरचना जिसे मैं राइजोर्स करूँ ये स्पष्ट दिख रही है। तो शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होते हैं। अगर मैं शैवाल की तुलना करता हूँ शैवाल की और इसके करूँ तो इसकी बॉडी मेरी अधिक विभेदित है, मेरी राइजोर्स में विभेदित है, मैन एक्सिस में विभेदित है, मेरी इसकी बॉडी गैमीटोफाइट में विभेदित है, इसकी बॉडी स्पोरोफाइट में विभेदित है, स्पोरोफाइट, फूट, सीता और कैप्सूल इसमें विभेदित है। तो यहाँ पर मुझे विभिन्नताएं अलग मिल रही हैं, अधिक मिल रही हैं, शैवाल में कम मिल रही हैं। ये थैलस की तरह होता है, थैलोस या क्रिप्टोग्राम्स भी कहते हैं। तो देखिए एक बात है, इसकी अगर मैं संरचना गौर से देखता हूँ तो जैसा मुझे ये दिख रहा है, यहाँ पर न तो मुझे कोई रूट मिल रही है, नहीं मुझे कोई स्टेम मिल रहा है, नहीं मुझे कुछ लीफ मिल रही है शैवाल के अंदर में। तो शैवाल में जड़, तना, पत्ती कुछ नहीं पाई जाती और वो छोटा सा होता है और किसी सबस्ट्रेटम से चिपका होता है, तो उसी को हम कहते हैं थैलॉइड। ठीक, तो थैलॉइड उसे कहते हैं जहाँ पर मुझे जड़, तना, पत्ती नहीं दिख रही है, तो इसे भी हम थैलॉइड कहेंगे। यहाँ पर मुझे जड़, तना, पत्ती नहीं दिख रही है, उस जैसी छोटी सी संरचना दिख रही है, मगर वो जड़ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जड़ जैसा ही काम कर रही है, लेकिन जड़ नहीं कह सकते। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं ये भी मेरे पास क्या है, थैलॉइड, ये भी क्या है, थैलॉइड, तो ये भी थैलॉइड है। ठीक, ये भी क्या है, थैलॉइड, ये भी थैलॉइड है, ये भी थैलॉइड, ये भी क्रिप्टोग्राम्स इन्हें कह सकते हैं, हम इन्हें भी क्रिप्टोग्राम्स कह सकते हैं, हम इन्हें भी क्रिप्टोग्राम्स कह सकते हैं। ठीक, जब हम उन्हें क्रिप्टोग्राम्स कहते हैं तो हम इस ब्रायोफाइट्स ग्रुप के अंदर आने वाले जितने भी प्लांट हैं उन्हें भी हम क्रिप्टोग्राम्स ही कहेंगे। और शयान, प्रोस्टेट अथवा सीधा होता है, और इसकी बात करता हूं, या तो मुझे देखने के लिए प्रोस्टेट मिलेगा या मुझे देखने के लिए सीधा मिलेगा, ये देखो, अथवा सीधा हो सकता है प्रोस्टेट अथवा सीधा। ये देखिए मुझे सीधा मिल रहा देखने के लिए, मिल रहा मुझे देखने के लिए सीधा। ये तो देखो एनसीईआरटी ने क्या है, शयान यानी प्रोस्टेट, या तो प्रोस्टेट होगा या ऐसा सीधा होगा। ठीक, तो हमें कैसे मिल रहा दिखने के लिए, सीधा मिल रहा है ऐसे। अगली चीज यहां पर और देखते हैं हम आगे। देखिए ब्रायोफाइट्स की बॉडी में, देखिए ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी होते हैं उसमें मुझे देखने के लिए एयर चैम्बर्स पाए जाते हैं। एयर चैम्बर्स, देखो ये है एयर चैम्बर्स, 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 ये है एयर चैम्बर्स। ठीक, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इसकी शरीर के अंदर हमें देखने के लिए एयर चैम्बर्स मिल रहे हैं। ठीक है, इसका थैलस फिलामेंटस नहीं पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में देखे जाएँ तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे ब्रायोफाइट्स होते हैं वहाँ पर देखने के लिए मुझे फिलामेंट कंडीशन बहुत कम मिली है, न के बराबर। यानी कि आप ये कह सकते हैं न के बराबर, बहुत रेयर केस में फिलामेंटस नहीं पाए जाते। बट इस चीज़ को ध्यान रखें, यहाँ पर इसकी बॉडी में हम देखने के लिए एयर चैम्बर्स मिल रहे हैं।
अब देखिए आगे, ये एक कोशिक संरचना तथा बहुकोशिक मूलहार राइजोट्स द्वारा सबस्टेशन से जुड़े रहते हैं। देखिए ये है राइजोट्स, इसे कहते हैं हम राइजोट्स, ठीक है। मूलाभ का मतलब होता है जड़ जैसी संरचना, जिसे हम कहते हैं क्या, राइजोट्स, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोट्स, ठीक है। देखिए ये है राइजोट्स। तो ये राइजोट्स या तो एक कोश की हो सकते हैं, ठीक, या ये बहुकोश की हो सकते हैं, ठीक है। या कैसे हो सकते हैं, ये बहुकोश की, यही देखो एनसीईआरटी में लिखा है, एक कोश के बहु। तो ये राइजोट्स या तो एक कोश की होते बहुत, इनके द्वारा ही ये कहीं न कहीं सबस्ट्रेटम से अधो स्तर से कहीं न कहीं, तो ये कहीं न कहीं चिपके मिलेंगे, तो सबस्ट्रेटम द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये है मेरे पास क्या, सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब होता है अधो स्तर, अधः स्तर, ठीक, अधः स्तर यानी कि सबस्ट्रेटम। तो इसे हम कहते हैं सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम मतलब होता है किसी से जुड़े हुए रहना। जैसे जड़ होती है, जड़ बड़े बड़े पौधों में, तो बड़े बड़े पौधों की जड़ें क्या होती हैं, मिट्टी के अंदर धसी रहती हैं, तो वो मिट्टी को पकड़े रहती हैं, बड़ा पौधा ऐसे डटा रहता है। लेकिन यहाँ पर जड़ें तो मिल नहीं, जड़ जैसी संरचना मिल जाए, तो वो किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से मेरा क्या प्लांट उसी जगह पर फिक्स बना रहता है, उसी जगह क्या बने रहेगा, फिक्स। जैसे बड़े बड़े पौधे होते हैं, जड़ में नीचे चढ़ी जाती है उनकी जड़, तो वहीं के वहीं फिक्स बने रहते हैं। तो ठीक इनकी जड़ें थे, ये राइजोट्स होते हैं, जो जड़ जैसी संरचना है, उसकी वजह से क्या होता है, ये फिक्स बने रहते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इसमें देखिए रूट, तना एवं पत्तियाँ, ठीक है। जड़, तना, पत्तियाँ नहीं होती हैं इसमें, जड़, तना, पत्तियाँ नहीं होती, लेकिन उस जैसी मुझे संरचना दिखी। ये मुझे जड़ जैसी जो संरचना दिखती है, इसे राइजोट्स कह लो, और पत्ती जैसी संरचना मुझे दिखती है, तने जैसी संरचना दिखती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर तने जैसी, पत्ती जैसी संरचना दिख रही हैं, बट ये पत्तियाँ नहीं हैं, देखिए यहाँ पर। अब थोड़ा यहाँ पर समझिए, इसमें देखिए, इसमें मूल सम मतलब होता है जड़ जैसी संरचना, पत्ती सम पत्ती जैसी संरचना, तना सम तने जैसी संरचना होती है। अब मान लीजिए एक ये है मेरे पास पेड़, ये है एक विकसित पौधा, ठीक, विकसित पौधा ऐसा पौधा है जिसकी ये मुझे देखने के लिए क्या मिली है, ये जड़। तो जड़ क्या काम कर रही है, जड़ यहाँ से पानी लेके जा रही है, यहाँ से पानी लेके जा रही है। जड़ इस पौधे को पूरे को मिट्टी के अंदर बांधे हुए है, ठीक, ये जड़ के काम है। तो ये बड़े पौधे में जड़ के ये काम है, मिट्टी बांधे रहना, पौधा फिक्स बना रहता है। तो यहाँ पर ये काम राइजोट्स कर रहा है। तो जड़ जैसी संरचना जो पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं राइजोट्स, वो क्या है, इस प्लांट को रोके रहेगी, फिक्स करेगी, किसी सबस्ट्रेटम से वो पकड़े रहेगी ऐसे करके, ठीक है। दूसरी तना, स्टेम जैसी संरचना यहाँ पर देख लिया, इसके अंदर देखने के लिए मुझे क्या मिल रही है, स्टेम, मजबूत स्टेम मिल रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं यहाँ पर देखने के लिए मुझे संवहन तंत्र मिल रहा है देखने के लिए। तो संवहन तंत्र है इसलिए ये मजबूत है, लेकिन यहाँ पर संवहन तंत्र नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मुझे स्टेम जैसी देखो छोटी मोटी थोड़ी सी जगह मिल रही है, जिसे हम मेन एक्सिस कह सकते हैं। दूसरी बात लीफ लाइक, ये देखो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, ये बड़े बड़े विकसित पौधे हैं, उनमें मुझे बड़ी पत्तियां मिलेंगी, लेकिन ये वो पौधे हैं जो शैवालों से धीमे धीमे करके विकसित हुए हैं। तो ये पत्ती जैसी संरचना, यहाँ पर जब प्रकाश संश्लेषण करके खाना बना दिया, तो यहाँ पर ये चीज प्रकाश संश्लेषण जैसा काम करती है। इसे कहता हूँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, पत्ती जैसी संरचना। इसे देखो लिखा है इसने पत्ती सम, पत्ती जैसी संरचना, ठीक है। तनासम, ये है तनासम, ये देखो यहाँ पर इतनी में मैंने तनासम, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जो मेरा पौधा है यहाँ पर मुझे सारी चीज डेवलप मिल रही है, यहाँ पर धीमे धीमे अब इन ग्रुप में डेवलप हो रही हैं, ठीक। मूल सम जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोट्स, तनासम तने जैसी संरचना मेन एक्सिस। तो इसी चीज को हमें यहाँ पर समझना है। तो हमें इस चीज को यहाँ पर यह समझना है जो बताया हमें एनसीईआरटी में। आज की हमारी क्लास का यहीं पर समापन होता है। अगली क्लास में हम मिलेंगे, फिर बात करेंगे आपसे। तब तक आप एनसीईआरटी को देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।